चलो भाई, अपना नेक्स्ट टॉपिक क्या है? कपल ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म। कपल का मतलब यहाँ पे दो ठो फोर्स काम कर रहे हैं, दो फोर्स। ठीक है ना? क्लियर हो गया? तो इस टॉपिक में जो जो चीज़ लिखा हुआ है, पहले तो इन सारी चीज़ों को समझ लो कि इसमें है क्या चीज़। टॉपिक में ही सारी चीज़ें रखी हुई हैं। ठीक है ना? देखो क्या बोला है, एक समान विद्युत क्षेत्र, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सबसे पहले डायग्राम बनाने जा रहा हूँ, ठीक है ना? तो सबसे पहले यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का डायग्राम ड्रॉ करो। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को यानी एक समान विद्युत क्षेत्र को कैसे प्रदर्शित करते हैं? पैरेलल लाइन द्वारा। तो ये लो, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को अपन पैरेलल लाइन द्वारा क्या कर देते हैं, रिप्रेजेंट कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मान लेते हैं इसकी कितनी है, E। ठीक है ना? क्लियर हो गया? चलो, दूसरा पॉइंट क्या बोला, इसके अंदर क्या रखना है, एक वैद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो चलो भाई, इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक डाइपोल रख लो। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल में क्या क्या होता है बताओ? सेम मैग्नीट्यूड के दो अपोजिट चार्ज जो एक दूसरे से बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस या मिनिमम डिस्टेंस पर प्रेजेंट हो तो उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो उस इलेक्ट्रिक डाइपोल को इसमें क्या करना है, अपने को रखना है। तो मैं ये ले लो, मान लेते हैं एक ये प्लस क्यू चार्ज वाला है और ये वाला माइनस क्यू का है। ठीक है? और इनके बीच का डिस्टेंस हम मान लेते हैं कितना है, 2L मान लेते हैं। और ये मान लेते हैं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ थीटा डिग्री के एंगल पे क्या है, रखा हुआ है। ठीक है? क्लियर हो गया? अगला पॉइंट बोला, इस पर लगने वाला बल युग्म, मतलब कि फोर्स। कपल यानी यहाँ पे दो फोर्स रहेंगे। ठीक है ना? पेयर ऑफ फोर्स। तो अब जरा ये बताओ कि ये बल युग्म कहाँ पे होगा इसमें? हाँ भाई, ये पढ़े होगे ना, जब भी हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई भी चार्ज ला के रखते हैं तो उस पर फोर्स लगता है। भाई वो इलेक्ट्रिक फील्ड जिसका है उसका भी वो किसी ना किसी चार्ज का ही ना होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे अपने आप थोड़ी आएगा। जहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र मतलब वहाँ पे आवेश तो है। तो यानी कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये किसी न किसी चार्ज का है, किसी आवेश का है। अब उसके एरिया में तुम कोई दूसरा आवेश ला के रखोगे तो वो उस पर फोर्स लगाएगा कि नहीं लगाएगा? लगाएगा ना। तो यहाँ पे बताओ कितने चार्ज इस फील्ड में रखे हुए हैं, दो चार्ज। तो कितने फोर्स लगेंगे, दो फोर्स लगेंगे ना। उसी के लिए वो बल युग्म यानी कपल यूज कर रहा है। इसमें दो फोर्स क्या है, लग रहे हैं। अब ये दो फोर्स कैसे लग रहे हैं और किस पर लग रहे हैं, किस डायरेक्शन में लगेंगे, इस चीज को समझो। तो जैसे देखो, ये प्लस है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड में आप प्लस चार्ज रखोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर से किधर साइड होता है, प्लस से। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैं बना रखा हूँ ये इधर से उधर साइड बना रखा हूँ ना, मतलब इधर समझो प्लस है और इधर समझ लो माइनस, समझने के लिए। तो प्लस प्लस पर कौन सा फोर्स लगाएगा, तो किस डायरेक्शन में इसका फोर्स लगेगा, इसी डायरेक्शन में ना। भाई प्लस इधर से रिपल्स करेंगे ना इसको। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड में, अब इस चीज को ध्यान भी रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर आप पॉजिटिव चार्ज रखोगे तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड के ही डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। क्लियर हो गया? यानी कि इस पर फोर्स जो लगेगा वो किधर साइड लगेगा, इधर साइड। अब ये फोर्स कितना लगेगा जरा बताओ, फॉर्मूला। ई इलेक्ट्रिक फील्ड में क्यू चार्ज पर कितना फोर्स लगेगा, कहीं पढ़े थे? इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे किसी चार्ज पर लगने वाला फोर्स, नहीं याद आ रहा? हाँ, ई इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला बना देते थे वहाँ से आप निकाले थे, एफ इक्वल टू क्यू नॉट इंटू ई। वो यहाँ से एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू इंटू ई। कितना फोर्स लगेगा, क्यू इंटू ई के बराबर इधर साइड। अब ये माइनस चार्ज है, प्लस माइनस को अट्रैक्ट करेगा तो इस पर किधर साइड फोर्स लगेगा, इधर साइड लगेगा। अब कितना लगेगा, वही क्यू इंटू ई। बस ये कि माइनस के कारण अपोजिट डायरेक्शन में लगा। आया समझ में? कोई डाउट यहाँ पे डायग्राम में? तो हेडिंग में कितनी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें क्लियर हुई। ठीक है, समझ गए? अब देखो, ये जो फोर्स लग रहा है भाई, ये दोनों चार्ज तो सेम मैग्नीट्यूड के, समान परिमाण के होते हैं ना। वैद्युत द्विध्रुव में जो दो आवेश रखे जाते हैं वो सेम मैग्नीट्यूड के होते हैं और दोनों एक ही फील्ड में रखे हुए हैं। इसका मतलब दोनों में लगने वाला फोर्स भी सेम ही होगा, बस डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। तो ये बताओ, जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट पे दो अलग डायरेक्शन पे फोर्स लगाओगे तो क्या होगा, ये क्या कर रहा है इसको,
घुमाने का, रोटेट करने का प्रयास करेगा कि नहीं करेगा? भाई ऐसे रखा है, इसमें उधर फोर्स लगाऊंगा, इसमें इधर, तो ये क्या करेगा? इसको रोटेट, घुमाने का काम करेगा। तो इस कपल के कारण, इस बल युग्म के कारण इसमें घूमने का प्रॉपर्टी उत्पन्न हो जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? बल युग्म आघूर्ण बोलते हैं, टॉर्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टॉर्क। हिंदी में बल युग्म आघूर्ण। तो बल युग्म यानी दो बल हैं, दो बल काम कर रहे हैं, और आघूर्ण यानी रोटना बोल रहा हूँ रोटेट करना, घूमना, ठीक है ना। तो इसकी वजह से इसमें घूमने का प्रॉपर्टी आ गया ना, तो इसमें क्या आ जाएगा? आघूर्ण, मूवमेंट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? मूवमेंट उत्पन्न हो जाएगा। वही मूवमेंट अपने को क्या करना है? निकालना है। कई बार समझ में, ये इसको हम लोग जो बोल रहे हैं ना, ये कपल ऑन अ इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो इसी का हेडिंग ये भी है, टॉर्क भी है। तो टॉर्क भी बोल देगा तब भी समझना यही चीज है, यानी कि एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म आघूर्ण, मूवमेंट, तो उसको हम लोग टॉर्क भी बोलते हैं। ठीक है, कोई डाउट? तो डायग्राम में कोई कंफ्यूजन? ठीक है, तो चलो समझते हैं कि टॉर्क निकालते कैसे हैं, मूवमेंट। इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी मान रहे हैं? ई, ठीक है ना। तो चलो समझते हैं कि इसका कैसे निकालेंगे। तो देखो, मूवमेंट पता है ना कि कैसे निकालते हैं, आघूर्ण। यहाँ पे हमको किसका निकालना है? बल का आघूर्ण। किसका निकालना है? बल का आघूर्ण निकालना है, यानी कि मूवमेंट ऑफ फोर्स निकालना है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? टॉर्क भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टॉर्क भी बोलते हैं, यानी कि हिंदी में तो बल युग्म आघूर्ण ही बोलेंगे। तो जरा बताओ कि मूवमेंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? किसी का भी अगर मूवमेंट निकालना हो तो यहाँ फोर्स का मूवमेंट निकालना है। हाँ, अब वो डिस्टेंस जो होता है वो कैसा होता है? परपेंडिकुलर होता है। तो समझो, ये दो फोर्स हैं, एक इधर लग रहा है, एक इधर लग रहा है। इन दोनों फोर्स के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो कैसा होगा? थोड़ा सा समझना, यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ डायग्राम, ठीक है ना। ये जो लाइन जा रही है, ऐसे समझ लो, ये ऐसे पैरेलल है, ये वाली फोर्स ये है, इस फोर्स की लाइन भी आगे बढ़ा लो और इसको ऐसे, तो दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऐसा आएगा। भाई ये फोर्स मान लो इधर लग रहा है, ये फोर्स इधर लग रहा है, ऐसे। अब दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब दोनों को ऐसे, इसको थोड़ा और पीछे बढ़ा लो। अब इनके बीच में ऐसे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देंगे, तो वो क्या, वो वाला जो लाइन ड्रॉ किए वो क्या कहलाएगा? इन दोनों फोर्स के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दोनों बल के बीच की लंबवत दूरी। ठीक है, तो कैसे ड्रॉ करेंगे अपन? इसको मैं क्या कर दे रहा हूँ, पीछे थोड़ा बढ़ा दे रहा हूँ ऐसे, और यहाँ से इस पर एक परपेंडिकुलर लाइन क्या कर दे रहा हूँ, ड्रॉ कर दे रहा हूँ। तो ये जो डिस्टेंस आ रही है ये वाली, यही अपनी इस दोनों फोर्स के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहलाएगा। समझ गए? अब यहाँ पे कुछ पॉइंट रखना हो तो रख दो, ये ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको ओ पी क्यू जो मानना हो वो मान लो, कोई दिक्कत है यहाँ पे? तो चलो, तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है बल युग्म आघूर्ण का? एक बल यानी कोई भी एक फोर्स ले लो, अब मल्टीप्लाइड बाई उनके बीच की लंबवत दूरी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी वन फोर्स मल्टीप्लाइड बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्स। ठीक है ना, समझ गए? तो चलो बताओ, फोर्स जो है इसमें से कौन सा वाला, इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? टाउ से। यानी कि ये जो बल, इसको पहले हिंदी में लिख दे रहा हूँ, बल युग्म आघूर्ण यानी कि मूवमेंट ऑफ फोर्स इज इक्वल टू वन फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है ना, इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे अपन? टाउ से रिप्रेजेंट करेंगे। दोनों में से कोई भी एक फोर्स ले लो, फोर्स क्यू इंटू ई मल्टीप्लाइड बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? ए ओ। क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस दोनों फोर्स के बीच का कितना है? ए से ओ तक है ना, ये हो जाएगा ए ओ। यहाँ तक कोई डाउट? ठीक है ना, चलो। अब ये ए ओ का मान कितना होगा, इसको मान लो फर्स्ट। अब मान लो हमें ए ओ चाहिए, पर हमें ए ओ का मान जितने डाटा अपने पास अवेलेबल है उसी फॉर्म में चाहिए। तो हमारे पास इसके बीच की दूरी प्रेजेंट है और ये एंगल प्रेजेंट है। किस एंगल पे रख रहे हैं ये पहले से ही पता रहेगा, जितना एंगल यहाँ है उतना ही यहाँ पे भी होगा। क्यों?
क्योंकि पैरेलल लाइन को जब भी कोई लाइन क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है, तो उनके कोरिस्पॉन्डिंग एंगल, संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो जितना यहाँ आएगा उतना ही, यानी कि अब ये ट्राइंगल देखो AOB में, तो ये 90 डिग्री ये दिख रहा है। तो हमें क्या चाहिए, ये चाहिए, और अपने को पता क्या है, ये वाला। तो ये क्या है, हाइपोटेनस, 90 के सामने वाला कर्ण, और ये क्या है, परपेंडिकुलर यानी लंब। तो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे लंब के लिए, साइन थीटा या कॉस थीटा? साइन थीटा, क्योंकि उसमें परपेंडिकुलर भी आ जाएगा और हाइपोटेनस भी। तो अगर अपन देखें, यानी इसमें अपन लगाएं ट्राइंगल AOB से, तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो इसका वैल्यू कितना आएगा भाई, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है AO, और हाइपोटेनस क्या है AB, जिसकी लंबाई कितनी है 2L, यानी अपन यहाँ पे 2L लिख सकते हैं। तो AO बराबर कितना आएगा 2L साइन थीटा। इस AO का मान यहाँ रख सकते हैं अपन। तो चलो यहाँ पे मान लो अगर रख देते हैं, तो टाउ इक्वल टू क्या हो जाएगा, QE इंटू 2L साइन थीटा। आया समझ में, कोई दिक्कत? अब जरा ये बताओ, ये 2QL या Q इंटू 2L, इसको क्या लिखते हो, P लिखते हो। तो अपन इसको साथ में ले रहे हैं, टाउ इक्वल टू Q इंटू 2L को साथ में ले रहा हूँ, और E साइन थीटा अलग लिख दे रहा हूँ। तो ये Q इंटू 2L की जगह P हो जाएगा, बाकी आगे E साइन थीटा। ये बन गया हमारा फॉर्मूला। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे डाईपोल पर लगने वाला टॉर्क, टाउ इक्वल टू PE साइन थीटा। फॉर्मूला याद हो जाना चाहिए, टाउ इक्वल टू PE साइन थीटा। आया समझ में? अब इसी को अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना हो, किस फॉर्म में लिखना हो, तो ये साइन थीटा लगा है। अब ये तो पता होगा ना, साइन थीटा हटाते ही कौन सा मल्टीप्लाई आता है, डॉट या क्रॉस? क्रॉस आता है। डॉट प्रोडक्ट कॉस थीटा बताता है। तो अगर अपन साइन थीटा हटाएंगे, तो ये आप यहाँ पे क्या लगाओ, वेक्टर लगाओ, इक्वल टू, ये दोनों ही वेक्टर क्वांटिटी है ना, तो भाई इनके बीच में जब क्रॉस प्रोडक्ट होगा तब ना जो प्रोडक्ट बन के आएगा वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी बनेगा। फोर्स कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर। तो ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, ये दोनों भी वेक्टर। तो वेक्टर के बीच में किस प्रकार का प्रोडक्ट करोगे तो वेक्टर ही आएगा, क्रॉस वाला। क्रॉस वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। तो साइन थीटा को हटाते ही बीच में क्या आएगा, क्रॉस। आया समझ में? और ये भी पता होगा कि जिनके बीच में क्रॉस लगता है, तो आप जिसका फॉर्मूला निकाल रहे हो उसका डायरेक्शन उन दोनों के परपेंडिकुलर होता है। मतलब जो टाउ होगा वो P के और E के दोनों के ही क्या लगेगा, परपेंडिकुलर। मतलब जैसे मान लो कि ये दो फोर्स, मान लो मान लो ये P का डायरेक्शन है, ये E का डायरेक्शन है। तो ये मान लो P इधर साइड जा रहा है, E इधर साइड जा रहा है, मान लो समझने के लिए। तो जो टाउ का डायरेक्शन होगा वो इन दोनों के परपेंडिकुलर कैसे होगा, ऐसे आएगा। समझ गए? इसके भी परपेंडिकुलर हो गया और इसके भी, ये। तो इन दोनों के बीच में जब क्रॉस मल्टीप्लाई हो गए, जैसे पढ़े होगे ना, I क्रॉस J बराबर K, है ना। तो और डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, I से K की तरफ जाओगे तो ऐसे रोटेट करेंगे तो थंब के डायरेक्शन में इसका रिजल्ट आएगा। J क्रॉस A करते हैं तो -K नीचे आता है ना। तो उसी तरीके से ये भी है। तो टाउ जो है वो P और E दोनों के ही क्या रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा। यहाँ पे ऐसे शॉर्ट में बना रहे हैं, टाउ वेक्टर परपेंडिकुलर रहेगा P के भी, और टाउ वेक्टर परपेंडिकुलर रहेगा E के भी, दोनों के परपेंडिकुलर होता है। समझ गए? ठीक है, हाँ भाई। तो फॉर्मूला तो क्लियर कर लिए, टाउ इक्वल टू P साइन थीटा, ठीक है ना, टॉर्क का। अब कुछ कंडीशन है, तो मान लो अपन पहला कंडीशन अप्लाई करते हैं, हीट मतलब कंडीशन लगाएगा कि ये वैल्यू तो दोनों क्या हो चुके हैं, कांस्टेंट हो चुके हैं ना। P और E क्या रहते हैं, कांस्टेंट, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। तो टाउ का मान पूरा किस पर डिपेंड करेगा, है ना, एंगल पे डिपेंड करेगा। तो एंगल को चेंज करेंगे तो टाउ के मान में क्या परिवर्तन आएगा, ये चीज़ समझना, ठीक है ना। तो अगर मान लो अपन थीटा इक्वल टू क्या कर देते हैं, 0 डिग्री, इसका मतलब क्या हुआ, 0 डिग्री का होने का मतलब क्या है, मतलब ये जो है ना, जो ये आपका ये जो
डाई इलेक्ट्रिक पोल है, ये मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल रखा हुआ है। थीटा किसके बीच का कोण होता है, डाई इलेक्ट्रिक पोल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का है ना। तो इसको जीरो कर देना का मतलब क्या होता है, डाई इलेक्ट्रिक पोल यानी वैद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र के हमने क्या कर दिया, पैरेलल, समांतर। तो 0 डिग्री का मतलब क्या हो गया, पैरेलल, ठीक है ना, यानी कि समांतर। तो अब अगर इसका मान अपन क्या कर देते हैं, वहाँ पे रखते हैं, तो टाउ इक्वल टू पी ई साइन 0 डिग्री, और साइन 0 का मान कितना होता है, 0। तो भाई पी इंटू 0 करेंगे तो कितना आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर डाई इलेक्ट्रिक पोल इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल है, वैद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र के समांतर रखा हुआ है, तो उसका बल युग्म आघूर्ण टॉर्क क्या आएगा, 0। मतलब यहाँ पे घुमाने का जो गुण है, रोटेट करने का, वो खत्म हो जाएगा उस फोर्स का। टॉर्क मतलब क्या है, उसको रोटेट करने का प्रॉपर्टी। उसके अंदर अभी जब तक टॉर्क है मतलब उसके अंदर रोटेट करने की प्रॉपर्टी है, वो 0 हो गया मतलब उसमें घुमाने की प्रॉपर्टी क्या होगी, खत्म। समझ गए, क्लियर हो गया, ये हो गया। अब जब टॉर्क 0 होता है तो इसको कौन से स्टेट में माना जाता है, इक्विलिब्रियम, है ना। मतलब इस कंडीशन में ये बोला जाएगा कि जो डाई इलेक्ट्रिक पोल जो वैद्युत द्विध्रुव है वो कौन से कंडीशन में है, इक्विलिब्रियम। इसका मतलब क्या हुआ, मतलब ये संतुलन की स्थिति है ना, मतलब जो नेट फोर्स जो यहाँ पे इफेक्ट जो है वो 0 हो चुका है, ठीक। चलो दूसरा कंडीशन अपना क्या है, अगर मान लो हम क्या कर देते हैं, थीटा इक्वल टू क्या मान लेते हैं, 90 डिग्री, है ना। तो 90 का मतलब क्या हो गया कि ये कैसा रखा हुआ है, परपेंडिकुलर, ठीक। तो इस केस में बताओ क्या आएगा, परपेंडिकुलर यानी कि लंबवत। तो थीटा का मान साइन की जगह रखोगे 90, तो क्या आएगा, टाउ इक्वल टू पी ई साइन 90। अब साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1, तो कितना आएगा, पी ई के बराबर आ जाएगा। और साइन 90 की वैल्यू जो 1 होती है वो क्या होती है, मैक्सिमम साइन में, है ना। तो इसका मतलब ये जो टाउ इक्वल टू पी ई आया है, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। तो अगर पूछा जाए कि मैक्सिमम टॉर्क बताओ, अधिकतम वैद्युत द्विध्रुवाघूर्ण, तो सूत्र क्या हो जाएगा, पी ई। क्लियर, ठीक है, कोई कंफ्यूजन। हाँ, अगला टॉपिक क्या है, इसके मोशन से रिलेटेड है, ठीक है। यानी कि अगर अपन किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक डाइपोल को क्या करते हैं, रखते हैं, तो वो इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है वो किस टाइप से मोशन करेगा, किस प्रकार से गति करेगा, उससे रिलेटेड है ये, ठीक है ना। तो पहला पॉइंट ये है कि अगर मान लो हम इलेक्ट्रिक डाइपोल को यानी वैद्युत द्विध्रुव को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या करते हैं, रखते हैं, एक समान विद्युत क्षेत्र में, तो इससे होगा क्या कि एक समान विद्युत क्षेत्र मतलब हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, बराबर है। तो जब हर जगह बराबर रहेगी तो दोनों चार्ज पे जो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है वो भी क्या होगा, बराबर रहेगा, यानी एक दूसरे पे बैलेंस फोर्स लगा रहे हैं। तो जब किसी ऑब्जेक्ट पर अपोजिट डायरेक्शन में बैलेंस फोर्स लगता है दोनों में, तो वो उसको घुमाने का प्रयास करता है। अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है तो क्या करता है, उसको रोटेट करने का प्रयास करता है। लेकिन दोनों बराबर हैं तो वो एक ही जगह पर रख के उसको क्या करेगा, रोटेट करेगा, ठीक है ना। यानी कि इस कंडीशन में केवल किस प्रकार का मोशन होगा इलेक्ट्रिक डाइपोल में, केवल रोटेशनल मोशन होगा, ठीक है, यानी कि घूर्णन गति होगी इसमें केवल। लेकिन अगर मान लो इसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को अपन क्या कर देते हैं, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में यानी कि असमान विद्युत क्षेत्र में रख देते हैं, मतलब हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी बराबर नहीं रहेगी। तो इससे क्या होगा बताओ, जैसे मान लो कि हमने एक इलेक्ट्रिक ऐसे मान लो बना दिया, ये कौन सा वाला है, नॉन यूनिफॉर्म। अब मान लो हमने यहाँ पे एक ये रख दिया, ये +Q और ये -Q डाइपोल। तो अब जरा बताओ, जो यहाँ पे फोर्स लगेगा क्या उतना ही यहाँ पे लगेगा, यानी कि यहाँ का ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा पास पास में है और यहाँ का कम लगेगा, तो अपोजिट डायरेक्शन में ही। तो अपोजिट डायरेक्शन के कारण रोटेशनल मोशन तो आएगा ही आएगा, लेकिन जो फोर्स अनबैलेंस हो गया, जिस पे लगने वाला जो बल है वो क्या हो चुका है, इसमें ज़्यादा लग रहा है इधर साइड और इसमें कम लग रहा है इधर साइड। तो नेट फोर्स किधर काम करेगा, ज़्यादा वाले की तरफ। मतलब ये इसको इधर की तरफ
ले भी चला जाएगा, मोशन भी करा देगा, प्लस रोटेशनल तो रहेगा, यानी रोटेशनल के साथ साथ इसमें ट्रांसलेटरी मोशन भी हो जाएगा, यानी कि घूर्णन गति तो रहेगी ही क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, साथ ही साथ इसमें स्थानांतरित गति भी हो जाएगी, कारण अनबैलेंस फोर्स। अब किधर स्थानांतरित गति होगी, जिधर साइड फोर्स ज़्यादा होगा। क्लियर, कोई डाउट? ठीक है, हाँ चलो, टाउ से रिलेटेड पॉइंट तो क्लियर हो गए। अब थोड़ा सा इसका यूनिट वगैरह भी बता दूँ भाई। टाउ का फॉर्मूला क्या होता है, एक फोर्स और दोनों फोर्स के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस था, ये फॉर्मूला था ना। तो चलो इसके हिसाब से अगर क्वांटिटी की बात करें, अब फॉर्मूला जो आया था टाउ इक्वल टू पी साइन थीटा, तो वेक्टर फॉर्म में, तो ये टाउ जो होता है ये कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर है ना। क्वांटिटी अगर बात करें तो ये वेक्टर क्वांटिटी है, यानी कि सदिश राशि। अब अगर कोई सदिश राशि है तो फिर सीधी सी बात है उसकी दिशा भी होगी। तो डायरेक्शन किधर साइड होता है, ओ बहुत सही। टाउ इक्वल टू क्या आया था, वेक्टर फॉर्म पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर, ये आया था। मतलब जो टाउ है वो पी के भी परपेंडिकुलर रहेगा और ई के भी परपेंडिकुलर रहेगा, यानी कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दोनों के क्या रहेगा, परपेंडिकुलर। ठीक है ना, क्लियर। चलो दूसरा पॉइंट इसका क्या बात करते हैं, यूनिट, एसआई यूनिट। तो एसआई यूनिट बताओ क्या बनेगी इसकी, फॉर्मूला जो बेसिक वाला फॉर्मूला है वो से वहाँ से, तो इसका क्या हो जाएगा, न्यूटन और मीटर। क्लियर हो गया, ठीक है। न्यूटन मीटर किसी और का भी होता है, वर्ग का होता है, ठीक है ना। हाँ, लेकिन क्या इसको हम जूल लिख सकते हैं, क्यों? हाँ, दोनों में ध्यान रखना, दोनों का जो फॉर्मूला जो आ रहा है यूनिट, ऐसा यूनिट, तो वो इसका न्यूटन मीटर और उसके भी फॉर्मूले में न्यूटन मीटर है, वर्ग में भी, लेकिन वर्ग के लिए जूल यूज करेंगे और इसके लिए जूल यूज नहीं कर सकते, क्योंकि जूल जो है वो कौन सा वाला है, स्केलर का है, और ये जो वेक्टर है इसके लिए न्यूटन मीटर ही यूज करेंगे। ठीक है, समझ गए, कोई डाउट? ठीक, चलो ये यूनिट हो गई। अब डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बनेगा, फोर्स का क्या होता है, एम एल टी की पावर -2, और एक डिस्टेंस और है तो एक एल और यूज हो जाएगा, एल और एल कितने हो जाएंगे, 2 तो एम एल टू टी की पावर -2। ठीक है, तो वर्क का और टाउ का दोनों का जो डायमेंशनल फॉर्मूला आता है वो क्या आएगा, 10। ठीक है, क्या होगी।